दिया मैंने, क्या बोला मेरे को पता भी नहीं, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या हो जाता है कि यहाँ पे सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। लेट अस से अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, triangle PQR, it is congruent to triangle ABC. That means all the corresponding parts are congruent. 1-to-1 correspondence मतलब क्या हो जाता है, देखो अभी जब भी हम लोग लिखेंगे तो 1-to-1 correspondence में ही लिखेंगे, क्योंकि 1-to-1 correspondence में लिखने के बाद में आंसर रॉन्ग होने के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं, until and unless आप लोग वहां पर गलती अपने से और एड ऑन ना करो। अभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या हो जाता है कि ट्राइंगल का नाम अगर मैंने लिखा है और यहाँ पर अगर मैं साइड PQ के बारे में बात कर रहा हूँ तो सामने वाले ट्राइंगल में PQ को रिफ्लेक्ट करने वाला कौन होगा, AB होगा। यहीं पर अगर मैं ट्राइंगल BAC लिख देता या फिर यहाँ पे लिख देता मैं CAB, तो ट्राइंगल का नाम रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जब मैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उठाऊंगा तो मुझे रॉन्ग जो है साइड्स मिलेंगे और अल्टीमेटली आंसर भी मुझे क्या मिल जाएगा, रॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या फिर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में हमेशा अपने को नाम लिखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ PQR की, तो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर AB है, दोनों का भी लेंथ या फिर दोनों का भी मेजरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑल दिस इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वहीं पर अगर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे तो सिमिलर इन द सेंस, अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आप लोग अगर इंडिया का मैप देखते हो तो एक्चुअल में इंडिया के जितना बड़ा होता है क्या, इंडिया के जितना बड़ा मैप बिछा के देखने के लिए अपने को वहां पे ऊपर जाना पड़ेगा हवा में और उसके बाद में देखना पड़ेगा पूरा इंडिया ढक चुका होगा। इससे अच्छा मैं जाके सीधे सीधे इंडिया को ना देख लूं, समझ में आ रहा है। तो उसी को हम लोगों ने क्या करा है, उसका एक मिनी स्ट्रक्चर बनाया जो रेशियो वाइज उतना ही है, जो रेशियो वाइज उतना ही है। मतलब अगर कहीं पर मैंने स्केल रख दी और स्केल रख के मैं बोल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर मतलब 500 किलोमीटर है, तो वो मैप के किसी भी हिस्से पे आप अगर स्केल रखोगे 1 सेंटीमीटर का उनके बीच में डिफरेंस है तो दैट विल स्टैंड फॉर 500 किलोमीटर। आप लोगों ने मैप के नीचे देखा होगा ना, ऐसा स्केल बना हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है 500 किलोमीटर या फिर 5000 किलोमीटर, जो भी है 50 किलोमीटर। जितना छोटा मैप रहेगा उतना ज्यादा मेजरमेंट रहेगा वहाँ पे। मतलब इतना बड़ा अब डिस्टेंस कहीं पर भी निकाल के देख लो, उनके उन दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस इसके आसपास आ रहा है मतलब वो 500 किलोमीटर का रहेगा। मतलब होता क्या है, ये सपोज एक छोटा सा आपके पास एक इमेज है, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने जा रहे हो, ठीक है, आपने मस्त एक सेल्फी ले ली, लड़कों की सेल्फी एकदम रेयरली अच्छी आती है, अच्छी आ गई, हर जगह पे प्रोफाइल पिक्चर चिपका देंगे उसको, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम के स्टोरी पे पहुंच चुके हम लोग। अब इंस्टाग्राम के स्टोरी पे पहुंचेंगे तो इसको जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद में क्या होता है, ये एनलार्ज हो जाता है, बराबर प्रॉपर प्रपोर्शन में एनलार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस साइड से एनलार्ज कर रहा हूं तो सिर्फ मेरा गाल बड़ा हो रहा है, पूरा फोटो प्रॉपरली एनलार्ज हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये दो फोटोज कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दो फोटोज कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज कहीं पर मेरा नाक इतना बड़ा रहेगा तो कहीं पर उससे ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी सेम है, फिर भी क्या है, सेम है, तो उसको मैं बोलूंगा सिमिलर। उसको मैं क्या बोलूंगा, जब वो सेम प्रपोर्शन में हो, जब वो सेम प्रपोर्शन में हो लेकिन फिर भी उसका मेजरमेंट अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिमिलर है। वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। वहीं पर अगर सिर्फ आप बाजू बाजू से स्ट्रेच कर देते हो और ऊपर नीचे से स्ट्रेच नहीं होता है तो एकदम नॉर्मल सा इंसान भी ऐसा पेटला दिखने लगेगा, तो वो सिमिलर नहीं है, बिकॉज वो प्रोपोर्शनेट वे में आपने उसको एक्सपांड नहीं किया हुआ है। समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट, सब कुछ अकॉर्डिंगली ही क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं फोटो की जगह पर अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा होता, अभी कैसा है कि आप लोग फोटो अपलोड करके मतलब कर रहे हो और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप तो बहुत गंदी दिख रहे हो, किसी और अच्छे इंसान ने फोटो अच्छा पोस्ट कर दिया रहेगा, फिर बोलेगा यार इसके सामने तो अपन कुछ नहीं है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ GIF डाल रहे हो, गिफ एक ट्राइंगल का। अब जब उसको एनलार्ज करोगे तो बराबर उसी प्रपोर्शन में वो एनलार्ज होगा। आपके पास अब दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को उठा के बाजू में रखो ऐसा। अब ये सपोज आपका ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, दोनों बड़े छोटे हैं लेकिन फिर भी साइड्स प्रपोर्शन में। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर का था, ये 3 सेंटीमीटर का था और ये 4 सेंटीमीटर का था, ये सपोज 2 से बन गया है 6, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 12, प्रॉपर प्रपोर्शन में। कि अगर ये जो है 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो दूसरा वाला साइड भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा और ये वाला साइड भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, प्रॉपर प्रपोर्शन में इंक्रीज हुआ, प्रॉपर
प्रपोर्शन में इंक्रीज हुआ है। अब इसी का उल्टा जाएंगे हम लोग कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होंगे। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर को पता है ना कैसे बताते हैं? ये लहर के नीचे की जमीन हटा देनी है अपने को, बस लहरा दो, लहरा दे। तो यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सो देयरफॉर पी क्यू अपॉन ए बी इट विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी एंड इट विल बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। ठीक है ना? मतलब अभी यहां पे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर मैं 2/6 करता, 2/6 तो आंसर क्या मिलता? 1/3। वही अगर मैं 3/9 करता, 3/9 तभी भी आंसर क्या मिलता? 1/3। अगर मैं 4/12 करता, 4/12, 4 1 4 3, आंसर क्या मिलता? 1/3। मतलब तीनों के साइड्स क्या है? प्रपोर्शन है। तीनों के साइड्स का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो इक्वल मिलेगा। तो दिस साइड्स आर इन प्रपोर्शन, दिस साइड्स आर इन प्रपोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वो कॉन्ग्रुएंट के लिए था CSST। पिछली बार लास्ट ईयर हम लोगों ने CSCT पढ़ा था। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे C आता है, ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे S आता है। और अगर एंगल्स के बारे में बात करें तो एंगल्स कैसे होंगे? एंगल्स भी प्रोपोर्शन में होंगे क्या? नहीं, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस ये एंगल, सपोज कोई एंगल बड़ा होगा, कोई एंगल छोटा होगा। ये एंगल छोटा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, दिखने की बात है सिर्फ। अदरवाइज अगर मेजरमेंट लूं तो दोनों का एंगल क्या मिलेगा? मुझे सेम मिलेगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल P किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? कुछ भी, एंगल A से। ABC बोला तुमने, जिसमें एंगल B आ जाता है। फिर एंगल Q किससे कॉमन होगा? सॉरी, कॉमन नहीं, कॉन्ग्रुएंट होगा। इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड एंगल R जो है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अब दो ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहला टेस्ट है AA टेस्ट, एंगल टेस्ट। मतलब अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दो ट्राइंगल्स के अगर दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। फॉर एग्जांपल यहां पे सपोज एंगल Q 60 डिग्री है, एंगल B भी 60 डिग्री है। फिर उसके बाद में एंगल P अपने को मिलता है 50 डिग्री और यहां पर एंगल A मुझे मिलता है 70 डिग्री। ये ट्राइंगल सिमिलर है क्या? नहीं। ये ट्राइंगल सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बराबर? पक्का? गलत? देखो ध्यान से कि 60 + 50 कितना होता है? 110। तो तीसरा वाला एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। तीसरे एंगल को भी तो देखो, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर उसके बाद में यहां पे 60 है, 50 है, 70 है, इनको ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 130। बचा एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। भाई तीनों कॉन्ग्रुएंट है, तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बस डायग्राम उल्टा हो गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको जाने देते हैं और इसको जाने देते हैं। ये एंगल Q जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड एंगल R जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। एंगल R का वैल्यू देखो ना 70 डिग्री है ना, और एंगल A का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सही बात है? बाय एंगल टेस्ट दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये बिल्कुल सही है। इस पे मार्क्स आपको ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर सम्स बड़ा रहा, इसके बाद में और कुछ करना रहा, तो आंसर रॉन्ग मिलने के चांसेस 99% है। दिस इज बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो,
आपने क्या लिखा है, पी क्यू आर एंड ए बी सी, मतलब एंगल पी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा आपके हिसाब से, ए से। है क्या ऐसा? नहीं, पी किससे कॉन्ग्रुएंट है, सी से। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखो, ताकि आगे सॉल्व करते वक्त आप सिर्फ पहला पहला देखोगे लिख दोगे, दूसरा दूसरा देखोगे लिख दोगे। तो लिखते वक्त ही ध्यान से लिखना है। वापिस से बोल रहा हूं, जो लिखा था उसके ऊपर मार्क्स कट नहीं होगा, लेकिन आपको फिर एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल। यहां पर देखो, पी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, सी, सी। फिर क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, बी। फिर इसके बाद में आर का करस्पॉन्डिंग ए, सी भी है। अब भी ये राइट है, और जब आप साइड्स प्रपोर्शन में लिखने जाओगे तो आंसर भी सेम मिलेगा, पी क्यू अपॉन सी बी इट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी ए, इट इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी या फिर सी ए, जो भी। समझ में आ रहा है? लेकिन वही अगर इसकी जगह पे आपने लिखा रहता पी क्यू आर एंड ए बी सी, तो आप पी क्यू के नीचे क्या लिख देते, ए सी लिख देते, जो कि यहां से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, रॉन्ग मिल जाएगा। समझ में आया? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जरूरी क्यों, समझ में आया? फिर उसके बाद में है अगला वाला टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट में क्या हो जाता है कि दो साइड्स आपको प्रपोर्शन में दिए रहेंगे, प्रोपोर्शनेट दिए रहेंगे, तीनों नहीं दिए रहेंगे, कोई भी दो दिए रहेंगे वो लोग, और उन्हीं दो के बीच का एक एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो हो जाएगा साइड एंगल साइड। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल डी ई एफ। इन्होंने मुझे बोला है कि एक्स वाई अपॉन डी ई का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन ई एफ। तीसरे वाले साइड का नहीं दिया है। अगर तीसरा वाला साइड भी ये लोग दे देते हैं कि एक्स जेड अपॉन डी एफ, तो वो हो जाएगा एस टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, कि तीनों भी साइड प्रपोर्शन है, तीनों भी साइड प्रपोर्शन में। अगर तीनों भी साइड प्रपोर्शन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड 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 टेस्ट। उसके अलावा साइड एंगल साइड टेस्ट, जो सेकंड वाला केस हम लोग देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, तीनों साइड आपको इक्वल नहीं दिया रहता, मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शनेट नहीं दिया रहता है, कोई भी दो दे देंगे। अब इन्हीं दो के बीच में, यहां पे एक्स वाई और वाई जेड के बीच में, एक्स वाई और वाई जेड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल जेड। और यहां पे डीई और ईएफ के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ई। अगर आप इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देते हो कि एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, तो आपने दो साइड्स प्रोपोर्शनेट बताए, और वही दो साइड्स के बीच का, दो साइड्स के इन बिटवीन बीच का एंगल भी आपने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो ऐसे केस में जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। कर लो, मस्ती कर लो, ये क्या है, तो चलता रहेगा। पेपर तो मार्च में ना, मार्च में फरवरी, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। क्या होता है सारिक, साइड एंगल साइड टेस्ट? बराबर रहना चाहिए, बराबर। उन दो साइड्स का क्या, इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, प्रोपोर्शनेट रहेंगे। सर मस्ती कर लेना दो यार, यही दिन तो बाद में याद आएंगे। चलते एक्सरसाइज की तरफ अभी।